आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडी ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1915। 1950 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी तब जाकर हमने डिटेल में मेम्ब्रेन के बारे में जाना कि सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से बनी हुई होती है। मैनवेल केमिकल स्टडीज़ ऑन द सेल मेम्ब्रेन, और हमने उसकी केमिकली पढ़ाई की सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। और जो उन्होंने ली थी वो थी आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमें इससे पता लगा चुके थे कि जो आरबीसी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है या उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरीके की बन रही है। These studies show that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। और इसकी जब हमने पढ़ाई की तो हमारे को पता लगा कि ये जो हमारी मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, ये मिलके बनी है लिपिड से और प्रोटीन से। द मेजर लिपिड और फॉस्फोलिपिड्स, ये बोल रहा है कि जो बड़ा बड़ा पार्ट था वो ज़्यादातर लिपिड का बना हुआ था, या हम बोल सकते हैं उसको फॉस्फोलिपिड्स, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। और वो कैसे लेयर में था? बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब होता है ऊपर भी होना और नीचे भी होना, डेट इज कॉल्ड बाइलेयर। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड, और लिपिड भी अरेंज था विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर, विद द पोलर हेड। और जो उनका हेड हो रहा है वो कैसा है? पोलर, टूवर्ड्स द आउटर साइड, और वो बाहर की तरफ होगा। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स, और जो उनकी पूंछ होने वाली है वो हाइड्रोफोबिक होने वाली है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वो पानी से बचना चाहेंगे या वो पानी से मिक्स नहीं हो सकते। तो जो उनकी पूंछ होगी, ठीक है, वो मिक्स नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बनाएंगे तो ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसकी जो हमारे पास टेल आ रही है ये होगी हाइड्रोफोबिक, और जो हेड होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक। और हेड को हम पोलर भी बोल रहे हैं और इसको हम नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। टूवर्ड इन द इनर पार्ट ऑफ दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल, और इसको क्या बोल रहा है? टेल को बोल रहा है नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। ये एक्वस इन्वायरमेंट से बचा कर रखती है। या कौन बचा कर रखती है? इसकी पूंछ। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ये बोल रहा है कि फॉस्फोलिपिड के साथ साथ हमारे को कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। लेटर बायोकेमिकल investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate। जब इन्होंने बाद में और अच्छे तरीके से पढ़ाई की और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया तो इनको बाद में पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज। प्रोटीन का और लिपिड का जो रेशियो है वो वेरी करता है कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग हो सकता है कि किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगी, किसी में लिपिड ज़्यादा होगा, तो वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हर इंसान की सेल के अंदर सेम प्रोटीन और सेम लिपिड देखने को मिल रहा है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन। ये बोल रहा है कि जो एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम होता है आरबीसीज, उसके अंदर 52% प्रोटीन होती है एंड द 40% लिपिड होता है। तो 50 यानी कि 52% हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रोटीन है। और अगर हम बात करेंगे लिपिड की तो लिपिड है हमारे पास 40%। क्लासीफाई, अभी यहाँ पर देखो, डिपेंडिंग ऑन द एक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासीफाई एज। ये बोल रहा है कि एक्सट्रैक्शन की वो कहाँ पे पड़ी हुई है या कहाँ पर वो बाहर निकली हुई है, ठीक है, प्रोटीन, उसको हमने भाई क्लासीफाई कर दिया है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अगर वो अंदर है कहीं पे भी धसी हुई है तो उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोल देते हैं, और अगर वो पेरिफेरल यानी कि ऊपर ही ऊपर सरफेस पे तो हम उसको पेरिफेरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस, बोल भी रहा है कि पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है ऊपर की सरफेस पे ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के। वेल द इंटरल प्रोटीन, जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, आर पार्शली और टोटली, यानी कि आधी भी देखने को मिलेगी और पूरी की पूरी भी देखने को मिलेगी, बर्ड इन द मेम्ब्रेन, यानी कि धसी हुई होगी मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास शुगर देखने को मिल रहा है, यह है पेरिफेरल प्रोटीन जो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रही है, और ये है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ हमने दो वाली बताई कि पूरी की पूरी धसी हुई भी हो सकती है और आधी भी हो सकती है, तो इसको भी हम इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो दिख रहे हैं ये बाइपोलर फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पर इन्होंने लगा दिया निशान, ये हेड है, ओके।
और इसकी ये जो टेल है, तो टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और हेड पोलर होता है और टेल जो है वो नॉन पोलर होती है। और साथ ही साथ हमारे को कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है इसके साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिला ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं। An approved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। यह बोल रहा है कि ये इम्प्रूव किया गया है स्ट्रक्चर इसका, किसने किया अप्रूव? ये थे भाई सिंगर और निकोलसन थे। 1972 में इन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ जो स्ट्रक्चर है वो भाई बिल्कुल सही है, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये भाई पूरी की पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया, किसके द्वारा या किस नाम के द्वारा? उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वाइस फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overall bilayer। ये बोल रहा है कि जो फ्लूइड है नेचर के अंदर ऑफ लिपिड का, ये इनेबल कर देता है, मतलब जारी कर देता है मूवमेंट, कि भाई हिल जुल सके प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, पूरी की पूरी बाइलेयर के अंदर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ये एबिलिटी, ये ताकत देता है, क्षमता देता है कि मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल फ्लूइडिटी बह जाए, बिल्कुल आराम से तरल पदार्थ की तरह एकदम, समझ रहे हो, मेज़र कर सकें कि हाँ भाई कौन सी कहाँ तक है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम फ्लूइड नेचर की बात करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, कि भाई सेल की ग्रोथ कैसी हो रही है, फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इंटर सेलुलर जंक्शन कैसे हैं उनके बीच में, सिक्रीशन क्या कर रहा है, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन एक्सेट्रा। तो ये हमारे को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन की, उसका जो नेचर है यानी कि मेम्ब्रेन का जो नेचर है या जो ढंग है वो कैसा है। भाई अच्छे से ग्रोथ कर पा रही है, अच्छे से फॉर्मेशन कर पा रही है, तब तो वो सेल अच्छी होगी, और अगर नहीं कर पा रही है तो फिर वो सेल थोड़ी डिफेक्टिव है या अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ये बोल रहा है कि भाई एक और हम इंपॉर्टेंट फंक्शन देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या है कि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, और ये बात हमने पहले बताई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ इट, जो उसके उस साइड में पड़े होते हैं उनके लिए। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और काफ़ी हद तक ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ जा रही है और एनर्जी वेस्ट नहीं हो, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव, ठीक है। ऐसे ही हर इंसान को काम करना चाहिए कि उनके पास जो पैसा है वो पैसिवली आए, ना कि एक्टिवली आए। देखो, काम करोगे तो पैसा मिलेगा तो क्या फ़ायदा, बैठे हो तब भी पैसा मिलना चाहिए, काम करो तब भी पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों रास्तों पे पैसा मिलना चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसे ही होता है कि वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, और जो नेचुरल, हाँ न्यूट्रल बोल रहा हूँ ना, न्यूट्रल, हाँ जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होंगे वो क्या होगा, वो सिंपली डिफ्यूज कर जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो ऐसा होगा कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि यहाँ पर मान लो एग्जांपल के तौर पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कम है, 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएंगे। भाई ये ऐसी कैसी मूव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही ये मूव कर रहे हैं। वी नो दैट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हम जानते हैं कि अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गए, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी भी मूव करेगा हायर से लो की तरफ। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। यानी कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर पानी जाएगा या बहेगा तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर, ये बोल रहा है कि पोलर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं नॉन पोलर वाले से, लिपिड से, ठीक है। भाई कैसे पास हो जाएगा यार, नहीं हो सकता। पोलर वाला नॉन पोलर से नहीं हो सकता और नॉन पोलर पोलर वाले से नहीं हो सकता। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, तो वहाँ पर हमारे को एक कैरियर प्रोटीन चाहिए ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। ऐसी हमारी क्या चाहिए,
एक प्रोटीन चाहिए जो उठाकर उसको दूसरी जगह भेज सके। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कोई भी आयंस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ठीक है, और वो हम बोल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि उसमें अभी हमारी एनर्जी कोई भी खर्च नहीं हो रही है। वी नो डेट फ्रॉम लोअर टू हायर, अगर लोअर से हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है, लोअर से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, सच आ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारी एनर्जी खर्च होगी ही होगी, ठीक है, यानी कि लो से अगर हम हाई की तरफ जाएंगे तो एनर्जी खर्च होगी, इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, और वहाँ पर एटीपी का हम यूज़ करेंगे, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है उनको एनर्जी चाहिए होती है किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। ये बोल रहा है कि हम तुम्हें याद दिला दें कि जो नॉन लिविंग सेल थी और वो रिजिड थी, कैसी थी, रिजिड, यानी कि वो फैलेगी नहीं, स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, फॉर्म एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ हमारे को इस तरीके से बाहर की तरफ हमारे को देखने को मिलेगी क्या, सेल वॉल। अब फंजाई एंड प्लांट, और ये किस किस के अंदर हो सकती है, फंजाई के अंदर हो सकती है और प्लांट के अंदर हो सकती है, क्या चीज़, सेल वॉल। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, सेल वॉल सिर्फ हमारे को शेप नहीं देती है, टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये बोल रहा है कि सिर्फ शेप ही ना देकर वो हमारे को प्रोटेक्ट भी करती है, यानी कि हमारी सेल को बचाने की भी कोशिश करेगी, और मैकेनिकली उसको डैमेज होने से या उसको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उससे बचाएगी सेल वॉल, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, और ये हेल्प करती है सेल से सेल इंट्रैक्शन करने में, यानी कि दूसरी सेल से अगर मिलना है तो सेल वॉल इंट्रैक्ट करेगी। एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और ये रुकावट डालेगी उस मैक्रो मॉलिक्यूल के द्वारा जो इसके लिए हार्मफुल होंगे या जो इसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसके लिए ये भाई रुकावट बन जाएगी जो हमारी सेल वॉल है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एल्गी जो है वो सेल्यूलोज की और ग्लैक्टॉन्स की बनी होती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हमारी सेल वॉल है एल्गी की, वो ग्लूकोज और ग्लैक्टॉन्स की बनी होती है। मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वेल इन अदर प्लांट, लेकिन दूसरे प्लांट के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है मैनन्स एंड मिनरल्स और कैल्शियम कार्बोनेट। इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, लेकिन जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर हमारे को सेल्यूलोज की देखने को मिलती है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन भी उसके अंदर पाई जाएगी। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल द प्राइमरी वॉल, जो पहली वाली वॉल बन रही है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वॉल, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। इसके अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो ग्रोथ कर सके, विच ग्रेजुअली डायमेंशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड। और जैसे ही सेल तुम्हारी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, और ये ग्रोथ जब तक होगी जब तक डायमेंशन, यानी कि एक दिशा में ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं कि बस कहीं से भी हो जा रही है, एक दिशा में होगी, ठीक है। एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड, और जैसी सेल मैच्योर होगी तो सेकेंडरी वॉल बन जाएगी ऑन द इनर, अंदर की तरफ, टुवर्ड मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, सेल के। द मिडिल लेमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। क्वेश्चन आ सकता है कि मिडिल लेमिला जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट, विच होल्ड्स ऑफ ग्लूज, जो होल्ड करके रखता है ग्लूज को, द डिफरेंट नाइबरिंग सेल टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला में बी traversed by plasmodesmata which connected to cytoplasm of nearby cells। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास मिडिल लेमिला है वो एक दूसरी सेल से मिलने में मदद करती है और प्लाज्मोडेस्मेटा को ट्रावर्स कर देती है, इधर से उधर भेज सकती है प्लाज्मा को, ठीक है, अपने पास वाली सेल के अंदर। अब पढ़ेंगे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। Well, each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function. Many of these are considered together as endomembrane system। देखो इसके अंदर क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हम उस सिस्टम को बोल रहे हैं जो सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करेगा, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले काम कर रहा है। अगर मान लो कोई भी इंसान काम कर रहा है, फिर उसको देख के एक और इंसान ने काम कर लिया, उसको देख के एक और इंसान ने काम कर लिया, इसी तरीके से इस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनील्स होंगे वो एक दूसरे को देखकर काम करेंगे। बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनका फंक्शन कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम
सिस्टम इंक्लूड, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनील्स आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम और वैक्यूल। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। ये बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम है ये भाई कोऑर्डिनेटेड फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। विद द अबव कंपोनेंट दीज आर नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा है इसी वजह से, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट वर्क नहीं करते हैं। अब देख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केचर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने देखा, यह हमें मिला कि एक बहुत बड़ा जाल है ट्यूब्यूल का बना हुआ, जो कि फैला है साइटोप्लाज्म के अंदर। जो फैला है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। हैंस ER डिवाइडेड इन द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि ER को हमने डिवाइड कर रखा है 2 उस कंपार्टमेंट में। पहला है लुमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा लुमिनल, एक है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक इनसाइड वाला और एक एक्स्ट्रा लुमिनल बाहर वाला, ठीक है। द ER, अब देखो यहाँ पर द ER ऑफ्टेन सम राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कुछ राइबोसोम अटैच है उसके सरफेस पर, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अगर मान लो राइबोसोम अब्सेंट हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर उसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अगली लाइन बोल रहे हैं RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम रेटिकुलम के ऊपर होंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल, इसको हमने सेल के अंदर देखा। एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड सेक्रेशन, और उसको सिक्रीट करता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये भाई निकले हुए होते हैं कॉन्टिन्यूस, लगातार, विद द आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी मेम्ब्रेन से ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे कि ये जो तुम्हारे को अभी दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है। तो इसी न्यूक्लियस से ही ये निकलती है, ठीक है, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। देखो जो स्मूथ वाला हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा है? सिंथेसिस करेगा किसका? लिपिड का। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूछा जा सकता है कि स्टेरॉयडल हार्मोन किसके द्वारा सिंथेसिस होता है? तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। तुम स्मूथ को कैसे याद रखोगे? देखो मैं ऐसे याद रख सकते हो कि एस फॉर स्मूथ, ठीक है, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, और जो लिपिड होगी तुम्हारी वो भी चिकनी होगी, यानी कि घी हो गया, तेल हो गया, तो वो चिकना चिकना हो गया। तो जो चिकनी चीज़ है वो उसी को सिंथेसिस करेगी। अब रफ तो भाई खुद रही है, वो तो प्रोटीन को करेगी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे देखो गोल्जी एपरेटस कैम्लियो गोल्जी 1898, ये हमारे पास साइंटिस्ट था कैम्लियो गोल्जी। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, इसने सबसे पहले देखा डेंसली स्टेन्ड, और इसने उसके ऊपर डाई करा था रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पास में पाई गई, जिसके ऊपर स्टेन मतलब पेंट करा हुआ था। दीज वर लेटर नेम्ड, इसका बाद में नाम रखा गया गोल्जी बॉडीज। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट, इसके अंदर मतलब काफ़ी सारे फ्लैट चपटे चपटे देखने को मिले, डिस्क शेप देखने को मिला, और सिस्टर्नी ऑफ, और इसके अंदर सिस्टर्नी देखने को मिली ऑफ 0.5 मैक्रो टू 1.0 मैक्रो डायामीटर हमारे को देखने को मिला। देखो यहाँ पर ये तुम्हारे को दिखा रहा है, ये सिस्टर्नी बोल रहा है, ठीक है, यानी कि इस पूरे के पूरे हिस्से को हमने क्या बोला? सिस्टर्नी बोला है। ओके, आगे देख लीजिए।
द गोल्जी सिस्टर्नी और कंसंट्रेटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, ये अरेंज होती हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के पास में, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, और ये कैसा बनाएंगी, कॉन्वेक्स बनाएंगे, और द फॉर्मिंग फेस, और जो इनका फेस होगा, एंड कॉनकेव ट्रांसफर, और जो इनका कॉनकेव आएगा वो दूसरी साइड में आ जाएगा, द मैच्योरिंग फेस, द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनील आर इंटरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ये बोल रहा है कि सिस और ट्रांस बिल्कुल अलग अलग फेस है, यानी कि उनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इंटरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। convex concave, okay, the Golgi apparatus principally perform the function of packaging material। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास Golgi apparatus है उसका फंक्शन क्या है कि पैकेजिंग करना किसी भी मटेरियल को टू बी डिलीवर्ड एडर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। भाई इसका टारगेट ये है कि इंट्रासेलुलर जो भी सेल के अंदर होगा उसको भाई क्या करना, पैकेज करना और सिक्रेट कर देना बाहर की तरफ। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, मटेरियल को पैक किया जाता है एक वेसिकल्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो फ्यूज हो जाती है सिस फेस से ऑफ द गोल्जी एपरेटस एंड मूव टूवर्ड, और मूव करेगी आगे की तरफ द मेंटेनिंग फेस, सॉरी मैच्योरिंग फेस, आगे की तरफ, यानी कि इधर से एंटर हो रहा है और ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा मैच्योरिंग फेस में। दिस एक्सप्लेन बाय द गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत ज़्यादा करीब होती है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाई इन द सिस्टम। ये बोल रहा है कि इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम के द्वारा ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ठीक है। इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपरेटस बिफोर दे आर रिलाइज फॉर्म इट्स ट्रांसफेस, और वो किसमें भाई रिलाइज, जैसे उसको पता लगेगा तो वो जो सिस्टर्नी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी तुम्हारे ट्रांसफेस में। गोल्जी apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जो या गोल्जी एपरेटस है ये क्या करता है, ये साइट है उस फॉर्मेशन के लिए जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन बनती है और ग्लाइकोलिपिड, दोनों की दोनों चीज़ें यहीं पे आएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ वाली भी होगी और स्मूथ वाली भी होगी। तो रफ वाली होगी तो भाई समझ लो प्रोटीन बनाएगी, और जो स्मूथ वाली होगी तो लिपिड बनाएगी। और जब वो गोल्जी बॉडी से यानी कि सिस वाले फेस से घुसकर और वो मैच्योर फेस से निकलेगी, तब जाकर यानी कि तुम्हारा जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा और ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। आगे देख लो, लाइसोसोम, दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। ये बोल रहा है कि इस तरीके का बॉन्ड हमारे को देखने को जब मिलता है जब पैकेजिंग हो जाता है किसका, गोल्जी एपरेटस, यानी कि जब गोल्जी एपरेटस किसी भी चीज़ को पैकेज कर देता है तब हमारे को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लाइसोसोम। द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इनको हाइड्रोलेसिस जैसे कि लैपेजेस, प्रोटेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है, ये देखने को मिलता है हमारे को। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिड पीएच, और ये एसिड के पीएच पर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं ये हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में, किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और लिपिड को, और तुम्हारे पास न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम से निकलने वाली चीज़। वैक्यूल्स, अब देख लो, द वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बॉन्ड। वैक्यूल कैसी बॉन्ड है, एक मेम्ब्रेन बॉन्ड है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। इट कंटेन वाटर सैप, इसके अंदर पानी हो सकता है, सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, खराब प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो उसके लिए यूजफुल नहीं है, किसके लिए, सेल के लिए। द वैक्यूल इज बॉन्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन जो तुम्हारा गैस वैक्यूल होगा वो एक ही मेम्ब्रेन से मिलकर बना होगा, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टूनोप्लास्ट, जिसका नाम क्या है, टूनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90%, 90% ये भाई जगह घेर लेता है प्लांट सेल के अंदर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, पूरी सेल में। इन प्लांट द टूनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आयंस
एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स। ये बोल रहा है कि जो प्लांट के अंदर टूनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट कराती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस, कई सारे आयंस को, अदर मटेरियल और बहुत सारे मटेरियल को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, कंसंट्रेशन के हिसाब से, यानी कि अगर वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो वो सेल का जो वेस्ट मटेरियल है वो हल्के हल्के करके गैस वैक्यूल में या वैक्यूल के अंदर पहुंच जाएगा। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर, और सिग्निफिकेंटली कैसा हो जाएगा, हायर हो जाएगा इन द वैक्यूल में, देन इन द साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अगर हम अमीबा की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो अमीबा के अंदर तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है, कि भाई जो तुम्हारा पानी का कंसंट्रेशन या जो गंदगी है उसको मेंटेन करके रखेगा। एंड एक्सक्रीशन, और जो भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर ले जाकर फेंक देगा, कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इन मैनी सेल एज इन प्रोटेस्टा, अगर हम प्रोटेस्टा की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या होगा, फूड वैक्यूल्स बने हुए होते हैं, फाउंड बाय इन ग्लूफिंग द फूड पार्टिकल्स। उसने क्या खा रखे होंगे, फूड के पार्टिकल्स खा रखे होंगे, तो वो फूड वैक्यूल्स बन जाता है। आगे देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके अभी काफी रह गया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम इसके सिंगल की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन हो जाएगा, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड। इसको हमने क्या करा, इसको हमने स्टेन किया, आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये बिना स्टेन करे हुए भाई हमारे को माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देगा, इसके ऊपर तुम्हें डाई करना पड़ेगी, एक बार स्टेन लगाना पड़ेगा, तब हमारे को जाके माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। ये बोल रहा है कि जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया के वो डिपेंड करेंगे सेल के ऊपर एंड ऑन द फिजियोलॉजिकल, या तुम्हारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर तुम रोज एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो ज़्यादा होंगे कंपेरिजन टू नॉर्मल पर्सन। इन टर्म ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो, और भाई तो उसका शेप और साइज भी भाई मैटर करेगा। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई इसने जिम ज़्यादा की है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, इसका साइज़ बड़ा है, शेप ऐसा है, ठीक है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड, ये ऐसा शेप होता है सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल। देखो सिलेंड्रिकल याद रखना, वैसे सॉसेज भी याद ही रख लो, कभी कभी मान लो ऐसा वर्ड दे दिया सॉसेज तो पता लग जाना चाहिए। हैविंग अ डायामीटर, जो इसकी डायामीटर है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होती है, एवरेज जो आता है इसका 0.5 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, ठीक है। आगे देखो, विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, यानी कि इसके अंदर एक्वस कंपार्टमेंट बन जाता है जब 2 लेयर बनती है, यानी कि एक लेयर और 2 लेयर के बीच में जगह खाली होती है, और उस लेयर के बीच में क्या होगा, एक्वस, यानी कि पानी की तरह कुछ चीज़ होगी। वी नो डैट द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है वो भरा हुआ होगा होमोजीनियस सब्सटेंसेस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही तरीके से मिलके बने हो, ठीक है, और हेट्रोजीनियस उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिले हों तो वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल्स, और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका पूरा का पूरा काम ये है कि लिमिट बना के रखना बाउंड्री की। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग्स बनाएगी, यानी कि ऐसे करके जो तुम्हारे को फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ऐसे ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स बनाएगी, ठीक है। आगे देखो, कॉल्ड द क्रिस्टाई, ये बात याद रखना, उसमें हमने सिस्टर नहीं पढ़ी थी, इसमें क्रिस्टाई है, सिंगल क्रिस्टा आता है इसका। टूवर्ड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ, द क्रिस्टाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो क्रिस्टाई है ना वो इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया को माइटोकॉन्ड्रिया। द 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, और ये जो 2 मेम्ब्रेन है भाई ये इनका बहुत ही अच्छा काम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया भाई हमारे पास जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में काम में आता है। देखो एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एन और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है
वो इसमें हमारे को जो है वो काम में आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, और इसमें एनर्जी निकलती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में, हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं ऑफ द सेल, सेल का। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, या मैं बोल सकता हूँ अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिल जाते हैं, राइबोसोम भी देखने को मिलता है जो कि 70S होता है। देखो जो सेल है उसके अंदर 80S होगा, लेकिन ऑर्गेनील्स के अंदर अगर राइबोसोम पाया जाएगा तो वो 70S होगा। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये भाई जो कंपोनेंट है वो भाई रिक्वायर करेंगे प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, और ये लाइन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड होती है किसके द्वारा, फ्यूजन के द्वारा, यानी कि अगर आज आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो कल इससे 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे अगर तुम एक्सरसाइज करोगे रेगुलर, ठीक है।